हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम जो रोज़ की अहम खबरें होती हैं, जो बड़ी खबरें होती हैं देश की, उसके पीछे क्या कुछ हो रहा है और आगे क्या होने की उम्मीद है, किस तरह से हालात बन रहे हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं। इस वक्त NRC और CAA के ख़िलाफ़ पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उसके साथ साथ सरकार की तरफ से भी कुछ सख्तियों की बातें सामने आ रही हैं। यूपी की सरकार ने कहा है कि जिसने भी नुकसान पहुंचाया उसको नोटिस भेज करके पैसा उससे लिया जाएगा। बदले की भावना, बाकायदा रिवेंज पॉलिसी कहा गया है। मेरे साथ इस वक्त हैं महमूद प्राचा साहब, जो जाने माने वकील हैं और समाजी कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में जो भीम आर्मी जिस तरह से मुसलमानों के साथ, ख़ास तौर पे इस इशू पर जिस तरह से मुसलमान बेचैन और परेशान हैं, उसके साथ आकर के खड़े हुए हैं। महमूद प्राचा साहब न सिर्फ भीम आर्मी के लीगल एडवाइज़र हैं, बल्कि संविधान सुरक्षा समिति SSS, जिसमें कन्वीनर खुद चंद्रशेखर आज़ाद रावण जिन्हें कहा जाता है, भीम आर्मी के अध्यक्ष, और आप महमूद प्राचा साहब को कन्वीनर हैं, सह संयोजक हैं, जिसका काम पूरे देश में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनमें तालमेल पैदा करना और किसी किस्म की हिंसा प्रोटेस्टर्स की तरफ से ना हो उसको इंश्योर करना। ये अभी कुछ दिन पहले ये संविधान सुरक्षा समिति बनी है। महमूद प्राचा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये बहुत तेज़ी से जो घटनाक्रम पूरे देश में हो रहा है, जिस तरह से अब ऐसा लगने लगा कि सरकार में भी कुछ बेचैनी है और वो फेस नहीं कर रहे। 5वां स्टेट BJP के हाथ से 1 साल में चला गया। अब इस वक्त क्या सूरत हाल है और ये संविधान सुरक्षा समिति का रिस्पांस कैसा है और आप उसमें क्या कुछ आगे करने का प्लान कर रहे हैं? क्या आपके प्लान में है ताकि पूरे देश में हालात भी कंट्रोल रहें और जो BJP की जो मनुवादी तरीक़ा और जिस तरह से दमनकारी, आप ही ने कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो मुल्क सीधे रास्ते पर चले, उसके लिए संविधान सुरक्षा समिति क्या कर रही है? कैसा रिस्पॉन्स है पब्लिक की तरफ से? सबसे पहले तो मैं, आपने एक बात कही कि हमने ये इंश्योर करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया है कि हमारे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो वायलेंस ना करें। ये सरासर गलत बात है। प्रोटेस्टर्स हमारे कहीं भी किसी जगह पे भी वायलेंस नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अहम बात है जो समझनी चाहिए। जी। हम ये इंश्योर करने के लिए एक प्रोग्राम, अपना जो संविधान सुरक्षा समिति है, चंद्रशेखर आज़ाद साहब के कहने पर ये प्रोग्राम चालू किया है हमने कि हम ये इंश्योर कर सकें कि जो RSS के एजेंट भीड़ में घुस के और हिंसा को स्टार्ट करते हैं, ऑर्केस्ट्रेट कराते हैं, और जो पुलिस के लोग हिंसा करते हैं हमारे इस पीसफुल आंदोलन को, क्योंकि बाबा साहब ने हमें कलम की ताकत सिखाई है, तलवार की ताकत नहीं सिखाई है। तो जो इस पीसफुल आंदोलन को साजिश करके इसको बदनाम करने के लिए, इसको कमज़ोर करने के लिए वायलेंस कर रहे हैं, हम उन्हें पकड़ सकें और उसके हम ये इंश्योर कर सकें कि वो लोग शरारत करके भी वायलेंस ना कर पाएँ। तो उसके लिए हमने एक ऐलान किया था कि अब से सभी प्रोटेस्ट और सभी जलसे जुलूस जितने भी होंगे वो सब हाथ बांधते होंगे, या तो रस्सियों से या फिर किसी मजबूत रबर बैंड से। पहला तो हमने ये किया। दूसरा, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे मुल्क से लोग हमारे इसमें संविधान सुरक्षा समिति में जुड़ रहे हैं। अलग अलग जो तंजीमें प्रोटेस्ट कर रही हैं वो हमारा वेबसाइट बन रहा है, काम हो रहा है, वेबसाइट बन के वो सब लोग उसमें शामिल होने की अपनी विलिंगनेस दिखा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट से, केरला से लेके और कश्मीर तक, और गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक। नॉर्थ ईस्ट से अब से सबसे बड़ा रिस्पांस आया है और सब लोग वहाँ भी बड़े ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो अगर 100 जगह प्रोटेस्ट होते हैं तो वो 1-2 जगह ही दिखा रही है। अभी भी पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट जारी हैं और हम एक बार फिर अपील करते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से हाथ बांध के प्रोटेस्ट जारी रहने चाहिए जब तक कि CAA और NRC और अब NPR भी सरकार विड्रॉ नहीं कर लेती और हमारी संविधान सुरक्षा समिति से पहले बैठ के बात करें। हम इनको सिखाएंगे, क्योंकि ये बात साफ हो चुकी है सरकार को, अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को और इनके सारे सलाहकारों को। ये इसका अगर वो कैसे इम्प्लीमेंट होना है और ये क्या कानून है, वो इस बात को नहीं जानते हैं। तो हम लोगों ने इसका एक प्रैक्टिकल रास्ता जो है, जिससे किसी भी शहरी की, किसी भी भारतीय की से कोई भी चेकिंग होने की भी ज़रूरत नहीं है, हमने एक ऐसा एकदम फुल प्रूफ तरीका निकाला है। हम इनको, सरकार को ये सिखा देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि पहले ये सब चीज़ें रद्द कर दी जाएं टोटली, CAA भी
और जो एनआरसी है वो भी, और एनपीआर भी पूरी तरीके से रोक दी जाए। और हम ये अपील करते हैं कि कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार से इसमें सहयोग ना दे। ये गलत काम है, ये गलत गैरकानूनी काम हो रहा है, और गैरकानूनी काम करने के लिए सरकार भी हमें बाध्य नहीं कर सकती। ये एनपीआर के बारे में जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी कुछ कह रहे हैं कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये क्या है? ये भी फिर भ्रम फैलाने की बात की जा रही है। इतनी बड़ी चोट लगने के बाद एक तरह से कि सरकार के खिलाफ पूरा देश खड़ा हुआ है, उसके बाद क्या फिर एक नई ये साजिश है? क्या है एनपीआर के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, पहले तो मुझे ये लगता है कि अब या तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी आपस में पीछे से कोई मंत्रणा करके एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, नहीं तो इन दोनों के बयान अगर देखे जाए, बहुत सारे मीडियाज ने भी दिखाए हैं, तो एकदम एक दूसरे के खिलाफ हैं। या इनमें कोई सच में वो कमी आ गई है कि अमित शाह जी शायद ये समझते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा समझदार हैं, तो वो देश को बेहतर चला सकते हैं। कुछ लोग उन्हें इनविजिबल प्राइम मिनिस्टर कहने लगे हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ये हो सकता है, क्योंकि वो जो है अमित शाह जी अपने आप को चाणक्य कहलाना पसंद करते हैं। तो अब चाणक्य तो हमेशा ही, जैसे हिस्ट्री भी बताती है, वो जो राजा होते थे उस वक्त के उसको समझाते थे, और चाणक्य के इशारे पे ही वक्त के जो राजा होते थे वो चलते थे। तो अमित शाह जी शायद मोदी जी को सही से बात नहीं समझा पा रहे हैं अपनी, या क्या वजह है ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी, और हम उसमें जाना भी नहीं चाहते। लेकिन अमित शाह जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। और एनपीआर का थोड़ा सा बताइए। एनपीआर देखिए, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो सेंसस होता है उसमें एक प्रक्रिया है, वो अलग से चलती है, लेकिन ये उसको भी अभी शुरू करा रहे हैं। उसके लिए इन्होंने कई हजार करोड़ का बजट, 8,000 करोड़ का बजट भी पास कर दिया। तो एक तो वो इनका रास्ता है ही करप्शन का, हर चीज में इन्होंने पैसे भी अपने करप्शन से निकाल के, इसीलिए ये शायद जो लोकपाल बिल को भी डिले कर रहे हैं, तो उसमें से पैसे भी इनको अपने निकाल के अपने जो साथी लोग हैं बिजनेसमैन उनको देने, और अपनी पार्टी में भी शायद कोई नया ऑफिस बनाने के लिए और पैसा चाहिए होगा इन्हें। इतना आलीशान महल तो बना हुआ ही है भारतीय जनता पार्टी का, तो उसके लिए भी पैसे निकालने होंगे, उसके लिए इन्होंने कुछ पैसा अलॉट कर दिया। दूसरा, एक जब ये इनको नजर आ गया, और अब ये हमारी जो जीत है उसकी पहली जो ये निशानी है, पहली निशानी है ये कि ये एक तरह से ये मान चुके हैं कि एनसीआर को ये एनआरसी को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सीए को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, मगर उसको अब ये दूसरी तरीके से, झूठे रास्ते से, छद्म रास्ते से उसको करना चाहते हैं। तो जैसे हम लोगों के संघर्ष से सरकार झुकी है एनआरसी के मसले पे, सीए के मसले पे, उसी तरीके से एनपीआर के भी मसले पे सरकार झुकेगी, और इसको भी विड्रॉ करना पड़ेगा। तब तक हम नहीं रुकेंगे, अपना पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और अब तो कोऑर्डिनेशन कमेटी एकदम बन गई है, तो और ये कोऑर्डिनेटेड तरीके से पूरे देश में प्रोटेस्ट होंगे, और इनको ये एनपीआर भी विड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा, अभी जो ये लास्ट फ्राइडे में जो प्रोटेस्ट था जामा मस्जिद की सीढ़ियों से, वहाँ आप भी बहुत ही एक्टिवली चंद्रशेखर आज़ाद के साथ नज़र आ रहे थे, और वो डिटेन भी किए गए थे, फिर आपको छोड़ दिया गया। ये जो गिरफ्तारी है, खुद उस गिरफ्तारी के बाद में चंद्रशेखर आज़ाद रावण की, क्या उन्होंने कोई ऐसा गुनाह किया है जिस गुनाह को बता करके गिरफ्तार किया गया है? वो क्या है आखिर, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए, मनुवादी क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है, क्या कानून के अंदर ही सरकार कुछ कर रही है या उससे आगे बढ़ के कर रही है, वो आप बता दें। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने एक ही काम किया था, जामा मस्जिद पे जाके ये कहा था कि देश में संविधान है और वो सब पे बराबर से लागू होगा, और हम संविधान की रक्षा करेंगे किसी भी हालत। और इसीलिए संविधान सुरक्षा समिति भी बनी, जी, क्योंकि संविधान को आज खतरा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को खतरा है। तो इस हालात में आज का जो दौर है, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद साहब बाबा साहब के सबसे बहादुर और सबसे प्यारे और सबसे अच्छे बेटे या बच्चे हमें नजर आते हैं। तो उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारी समझी कि बाबा साहब के संविधान को बचाना है, इसलिए उन्होंने संविधान बचाने के लिए एक ये कॉल दी, जामा मस्जिद से लेकर जंतर मंतर तक। वहां उनको पहले गिरफ्तार किया, सबसे पहले 1-1:15 बजे ही गिरफ्तार कर लिया था। फिर हम लोगों ने वहां पे फिर जामा मस्जिद पे ही अपना धरना जमा दिया। वहां पे जब 5 लाख से ज्यादा लोग 1-1.5 घंटे में इकट्ठे हो गए पूरी दिल्ली से, तो सरकार को, अमित शाह जी को मजबूर होके चंद्रशेखर साहब को वापस जामा मस्जिद पे छोड़ना पड़ा। लेकिन फिर देर रात को 1-2 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास उनको और मुझे फिर डिटेन किया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि अमित शाह जी, अब तो आजकल तो असली जो डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर जो है, वो शायद
पूरे देश में एक ही नेता से डर रहे हैं, किसी और नेता को अरेस्ट नहीं किया गया है। पूरे देश में सिर्फ चंद्रशेखर आजाद साहब को अरेस्ट किया गया है। तो ये इस बात की तरफ साफ इशारा करता है कि अमित शाह जी जो हैं भयभीत है। चंद्रशेखर आजाद की जो मुहिम चली है संविधान बचाने की, उससे भयभीत है और उनको अपनी हार साफ नजर आ रही है सरकार को इनसे, इसलिए उनको जेल में बंद किया है। तो ये बहुत उनका गुनाह, मैं बता दूं आपको, उनका गुनाह सिर्फ एक ही है कि उन्होंने संविधान बचाने की चेष्टा की है और ये गुनाह पूरे देश के सारे अम्बेडकरवादी जो कि 115-20 करोड़ से ज्यादा है, वो ये गुनाह हम बार बार करेंगे, हर बार करेंगे, चाहे हमें जेल में रखा जाए, चाहे हमें फांसी चढ़ा दिया जाए। ये बहुत बड़ी बात है जब होम मिनिस्टर उनको सबसे बड़ा नेता मान रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार किया है, और उसके साथ जो संविधान सुरक्षा समिति बनी है वो महमूद प्राचा साहब और चंद्रशेखर जी करेंगे। क्या आपने उनसे जेल में मिलने की कोई कोशिश की है, कोई उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन? क्या ऐसा लगता है आने वाले वक्त में क्या उनकी क्या तमन्ना है, क्या ख्वाहिश है, किस तरह से चलना चाहते हैं? देखिए, मैं उनसे जेल में अभी परसों मिला था। मैं उनका वकील भी हूँ। हाँ, मगर वो तो प्रोग्राम की घोषणा तो यहीं से करके गए थे। जी जी। पहले उस पे स्टेज पे कहा गया था कि हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, उसमें उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि 5 लाख से ज्यादा देश के नागरिक मेरे ख्याल से इतनी छोटी कॉल पे, एक दिन की कॉल पे किसी के पीछे इकट्ठे नहीं हुए थे। जी जी। तो सरकार और अमित शाह जी शायद डर गए उनसे, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया उन्होंने। पर ऐलान पहले ही कर दिया था और वही अभी मैं जब उनसे मुलाकात की तो उसी ऐलान पे हम लोग कायम है। पहले हम जेल भरो आंदोलन अभी शुरू करेंगे और उसके बाद एक भारत बंद की कॉल दी जाएगी, जब हम पूरे देश में अपना शांतिपूर्ण ढंग से एक यूनिफाइड कॉल पे एक भारत बंद का बड़े ऐलान होगा। और उसमें अमित शाह जी को साफ नजर आ जाएगा कि ना एनपीआर चलेगा इस फॉर्म में, ना एनआरसी चलेगा इस फॉर्म में, और सीएए को तो जाना ही है। अच्छा, अभी और उनका उनका इस्तीफा भी होना है और योगी जी का भी इस्तीफा होना है। ये हम उनसे बहुत प्यार से निवेदन कर रहे हैं, बहुत हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि अपनी गलती को माने। उन्होंने संविधान के खिलाफ एक गलती की है, उसको माने, योगी जी भी माने, वो पुलिस की बर्बरता जो दिखा रहे हैं उसमें अपनी गलती माने, दोनों लोग इस्तीफा दें, फिर हम ये आंदोलन। जी, आपने योगी जी का जिक्र किया। यूपी में जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी खतरनाक हैं। लोगों के घरों में दरवाजे तोड़ तोड़ करके पुलिस वाले घुसने की खबरें हैं। इसके अलावा जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान हुआ है उसके लिए कंपनसेशन के लिए नोटिस आने शुरू हो गए, आज ही अखबारात में है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी दुकानों को बंद कर दिया गया ये कह करके कि आपने प्रोटेस्टर्स को बचाया था इसलिए आपकी दुकानें बंद हो गई, ये सब सरकारी प्रॉपर्टी हो गई। क्या जब हमारे सामने वीडियो ऐसी नज़र आ रही हैं कि पुलिस वाले खुद मोटरसाइकिलों को, कारों को, घरों को नुकसान पहुंचाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या पुलिस के खिलाफ कोई कंपनसेशन की कोई कानून कोई गुंजाइश देता है? उसके बारे में क्या कुछ आपने उस तरफ सोचा है? देखिए, जो संविधान सुरक्षा समिति है, चंद्रशेखर आज़ाद साहब जो अभी जेल में बंद हैं, उनसे मेरी परसों इस बारे में डिटेल में डिस्कशन हुई थी। हम लोगों ने पहले भी अपने जो हमारे लोग हैं उनको हमने छुपे हुए तरीके से और बहुत ही सावधानी के साथ, जो भी सीनियर अफसर या दूसरे पुलिस वाले पब्लिक प्रॉपर्टीज तोड़ रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से घरों में घुस के मारपीट कर रहे हैं, उनकी वीडियो बनाने के लिए बोल रखा था। और हम ये वीडियो की हम सारे सबूत इकट्ठे कर भी रहे हैं, अभी पूरे बढ़िया सबूत आ रहे हैं हमारे पास। दूसरा, हम आम जनता से भी ये निवेदन करते हैं कि कुछ लोग कम से कम जब भी ये पुलिस बर्बरता कर रही है, जिस तरीके से कानून तोड़ रही है, उसकी वीडियोग्राफी बनाएं, अगर हो सके तो ऑडियो के साथ, अगर ऑडियो नहीं भी होती तो कम से कम वीडियो बनाया जाए, छुपे कैमरों से बनाया जाए या मोबाइल फ़ोन तो आजकल सबके पास होते हैं, उससे बनाया जाए। और वो वीडियो हम आप लोगों से कलेक्ट करेंगे अपने तरीके से, हमारी वेबसाइट बन जाएगी, उस पर भी आप अपलोड करेंगे। और हम एक बड़ी पिटीशन तैयार कर रहे हैं, अलग अलग हाई कोर्ट्स में जाएंगे और हम उन पुलिस ऑफिसर्स को जो कि ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, कानून सबके लिए बराबर है, संविधान के सब नीचे है, तो ये जो गैर कानूनी काम कर रही है पुलिस, उसके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज कराएंगे और हम इनको जेलों में भिजवाएंगे। और ये पुलिस ऑफिसर समझ लें कि ये जो गैर कानूनी काम हुए हैं इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। जो जनता के साथ आप ये जो लूट मार कर रहे हो, जो आप उनको मारपीट कर रहे हो, जो आप उनको घायल कर रहे हो, जो आप उनके ऊपर गोलियां चला रहे हो, ये सब की कार्रवाई होगी। और जो ये प्रेजेंट सरकार है ये तो अभी 2 साल में चली ही जाएगी, जो अगली सरकार आएगी उससे भी हम किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे इन ऑफिसर्स को जो ये गैर कानूनी अपराध कर रहे हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में। और अभी भी हम हाई कोर्टों में वो लगा के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। और जो नुकसान उन्होंने जनता की प्रॉपर्टी का किया, जो हमारे अम्बेडकरवादी, जो हमारे समाज के लोगों, जिसमें दलित
एक कानपुर में दलित की हत्या की है इन लोगों ने, गोली मार के, पुलिस के लोगों ने। वो सब के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और इनकी जो पर्सनल, जो इनकी तनख्वाहें हैं और इनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं, उससे कॉम्पनसेशन दिलवाएंगे। जहाँ तक के इनके सीलिंग की बात है और जहाँ तक के ये जो नोटिस दे रहे हैं, ये सब गैर कानूनी है। जो हमारी संविधान सुरक्षा समिति है, चंद्रशेखर आज़ाद साहब जिसके कन्वीनर है, मैं को कन्वीनर हूँ, हमारी जो लीगल टीम है, ये सारे मुकदमे, ये सारे नोटिस हम लोग कानून के हिसाब से इनसे लड़ेंगे और इनको निरस्त कराएंगे। जनता बिल्कुल भी ना डरे, हमारे जो अम्बेडकरवादी लोग हैं बिल्कुल भी ना डरें, ये सभी गैर कानूनी है और हम इनको निरस्त कराएंगे कानूनी प्रक्रिया से। मगर हम आप लोगों से एक बार फिर कहते हैं कि अब जितने भी प्रोटेस्ट होंगे वो हाथ बांध के होंगे, ताकि इनको इसमें शरारत करने का मौका ना मिले। अच्छा, अब तक आमतौर पर यह कहा जाता है कि सब सरकार के लोगों के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, पुलिस के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, इसके अलावा क्या आप साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जो नोटिस आ रहे हैं उस पर कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म का कोई ये जो एक 14 लाख का एक नोटिस आया किसी साहब को, वो क्या हो, सरकार का सरकारी डॉक्यूमेंट है, उसको कहाँ फेंकें, क्या करें, आप तक कैसे पहुँचे, क्या करें? फेंके नहीं इन नोटिसों को, ये गैर कानूनी नोटिस है, कानून इन्हें निरस्त करेगा। जो हमारी जो अदालत है उसे निरस्त करेगी, तो घबराए नहीं बिल्कुल भी। हम संविधान सुरक्षा समिति की तरफ से भी आपको लॉयर्स प्रोवाइड करेंगे और कोई पैसा ना दे, कोई सरकार को पैसा ना दे, सरकार बिल्कुल अभी पैसा ना दे, ये हम निरस्त कराएंगे। हम आपको पहले ही बता रहे हैं, हम ये निरस्त कराएंगे कानूनी प्रक्रिया से सारे नोटिस, गैर कानूनी नोटिस हैं। हाँ। तो अपना अगर वकील आप नहीं कर सकते तो हम भी ये जो संविधान सुरक्षा समिति है, हम उसमें आपको कानूनी मदद देंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये सब गैर कानूनी काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने बहुत ही जो ताज़ा हालात हैं, लोगों के दिलो दिमाग में सवाल झंझोड़ रहे हैं, लोग रात में सो नहीं पा रहे। हमारे पास मीडिया स्टार वर्ल्ड को भी ऐसी बहुत सी खबरें आ रही हैं, ख़ासतौर पर यूपी में कि लोग अपने घर छोड़ करके दूसरे गांव शहर इधर उधर डरे हुए रह रहे हैं। कई ऐसे प्रोमिनेंट बड़े लोग भी हैं जिनकी मार पिटाई हुई है, हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। तो ये बहरहाल एक टफ टाइम है, लेकिन हुकूमत को अभी कदम वापस लेती हुई नज़र आ रही है। महमूद प्राचा जैसे लोग अगर मैदान में आ जाएं, और मैं समझता हूं आपको भी कुछ वकीलों की भी ज़रूरत होगी अपने साथ टीम बढ़ाने की, उसमें मदद करें और साथ में बिल्कुल कानून को, मुल्क के आइन को, संविधान को बचाने के लिए हाथ से हाथ मिला करके सभी मजहब के लोग एक साथ मिलकर के चलें। इसी के साथ मैं लेता हूं इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।